अध्ययन जरूरी है साहब। हम टाई वाई लगा के बैठ तो जाते हैं, लेकिन अगर ये अध्ययनशीलता ना हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ हम लोग करते ही हैं, आप जानते ही हैं कि गड़बड़ों के लिए तो एंकर सुविख्यात कहूँ कुख्यात कहूँ। नहीं सर, बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है जी, जो कुछ वर्ल्ड में है वो सब कुछ याद रखना बहुत कुछ जरूरी है जी। वो जैसा एक विज्ञापन था ना कि सारे मसाले याद हैं, हाँ। सास कहती है बहू से, हमारे लिए भी रहता है कि मंगल ग्रह में कौन सी गैस ये स्ट्रोक के मिड विकेट पे था या फिर मेडॉन पे था, सब मालूम होना चाहिए, और इसी में कहीं गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल तो बड़ा दिन, भारतीय जनता पार्टी ने जारी की पहली सूची, छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर ऐलान, और बीजेपी ने 7 सांसदों का काटा है टिकट। और 11 में से, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही, 11 में से 3 महिलाओं को मिला है टिकट। तो बड़ा दिन, 195 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट्स डिक्लेयर, और ऐसा करने वाली नेशनलाइज्ड पार्टी बीजेपी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है लोकसभा चुनाव में, जिसने सबसे पहले कैंडिडेट्स डिक्लेरेशन करके बाजी मारने की कोशिश की है। नतीजे बताएंगे कि ये कितने बेहतर साबित होते हैं। बीजेपी उम्मीद और आशा से भरी है। तो आप देख रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, बेहद चौंकाने वाला नाम। कोरबा शिफ्ट हुई हैं सरोज पांडे, दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडे। तो शिफ्टिंग भी हुई है, और जैसा हमारे साथी बता रहे थे आदित्य नामदेव की 12 करोड़ के काम कराए हैं रिसेंट पास्ट में। अगर हम बात करें, सरगुजा से चिंतामणि महाराज जी हैं, कहां से कौन, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, रायगढ़ से राधेश्याम राठिया, और जांजगीर से देखिए कमलेश जांगड़े। कमलेश जांगड़े जी को टिकट दिया गया। यहाँ पहले गुहाराम अजगले जी को टिकट दिया गया तो चेंज किया गया। कोरबा से देखिए सरोज पांडे का नाम यहाँ पर सामने आया है। नया टिकट ज्योत्सना महंत कांग्रेस की थी पहले। और बिलासपुर से तोखन साहू, ये भी नया नाम है, पूर्व विधायक हैं बिलासपुर से। अरुण साव थे पहले बीजेपी के, लेकिन देखिए अब राजनांदगांव से संतोष पांडे का नाम, दुर्ग से विजय बघेल का नाम इनको रिपीट किया गया है। तो दुर्ग से विजय बघेल जिनको रिपीट किया गया है। रायपुर से ये चौंकाने वाला नाम जरूर है, बृजमोहन अग्रवाल। चौंकाने वाला नाम इसलिए कि ये पता नहीं चल पाया है कि किसकी इच्छा थी, बृजमोहन अग्रवाल की या फिर भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन इनको टिकट मिला है। बस्तर से महेश कश्यप का नाम सामने आया है। पिछली बार दीपक बैज कांग्रेस से यहाँ जीते थे, तो महेश कश्यप, बैदुराम कश्यप थे पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट, लेकिन अब उनको चेंज किया गया। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, रेणुका सिंह थी पिछली बार बीजेपी से, चिंतामणि महाराज अब यहाँ से न्यू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से। तो लगातार आपको दिखा रहे कहाँ से कौन है। 7 सांसदों के टिकट काट दिए। इससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है चुनाव जीतने के लिए। और जैसे कहा जाता है कि 400 पार, शरद जी, क्योंकि 400 पार के लिए कुछ तो करना होगा, और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे लगता है कि शायद उसका बहुत ध्यान रखा है बीजेपी ने। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कोई भी कोताही इस दिशा में बरती तो ये बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ हो जाएगी। इसलिए बीजेपी ने जो है पूरी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है, और यही वजह है कि हमने देखा है कि बड़ी संख्या में टिकट्स भी बदले गए हैं। अभी 11 का फिगर जो है मध्य प्रदेश से हमको मिला है, और एक हम आपको जो प्रत्याशी हैं मैं जान लेता हूं कि किनका 1 to 1 हम दिखा रहे हैं। गौरव शुक्ला ने बात की है प्रत्याशी से, क्या नाम आप? तोखन साहू बिलासपुर से प्रत्याशी, पूर्व विधायक रहे, उनसे बात की गौरव। बिलासपुर से तोखन साहू को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है, और अभी तोखन साहू जो है वो राम मंदिर पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहां पर प्रभु राम के सामने माथा टेका है। हम उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं कि जब उन्हें इस बात की पता चला कि उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया, उनके कितनी खुशी थी और क्या सोचते हैं वो। आप राम मंदिर भी पहुंचे थे अभी। देखिए, भगवान श्री राम जी के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो अपने प्रभु श्री राम को स्मरण करके, याद करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुझे मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी कि बिलासपुर लोकसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो मैं सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम के चरणों में शीश झुकाने आया हूँ। और रही बात मेरे अपने जीवन के लिए, तो मैं सच कहता हूँ कि मेरे अपने जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी है। कभी मैंने कल्पना नहीं किया था, कभी मैंने सोचा नहीं था
कि बिलासपुर लोकसभा जैसे सीट के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया जाएगा। अपने इस तो आप देख रहे थे कि लगातार कृतज्ञता जताने के साथ साथ धन्यवाद करने के साथ साथ अपनी प्रतिबद्धताओं की तरफ भी संकेत कर रहे हैं प्रत्याशी। तोखन साहू जी से बात कर रहे थे हमारे साथी गौरव शुक्ल। तो जगदलपुर से रजत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजत वाजपेयी जी। रजत, क्या अपडेट है आपके पास? थोड़ा सा हमको जरा खाका प्रस्तुत करिए कि जिस तरह से टिकट सामने आए हैं, बस्तर की अगर हम बात करें, कितने पायदार कैंडिडेट हैं और किस तरह का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच वहां दिख सकता है? जी शरद जी, ये जो चुनाव हुआ है बस्तर और कांकेर दोनों लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों का, इसके पैरामीटर्स जो है ये काफ़ी जो है अलग तरीके के नज़र आ रहे हैं। बस्तर से महेश कश्यप का चुनाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये अलग अलग पद पर रह चुके हैं, हिंदूवादी संगठनों से 1996 से लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भतरा जाति को ये बिलोंग करते हैं और सर्व आदिवासी समाज के ये संभागीय उपाध्यक्ष रहे। इस तरीके के पदों पर रहे हैं, लगातार हिंदुत्व को लेकर काम करते रहे हैं। इसके मायने साफ हैं कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव है बस्तर और कांकेर दोनों ही सीट पर हिंदुत्व के अलावा धर्मांतरण, इन दो प्रमुख एजेंडों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। कुछ देर पहले हमारी महेश कश्यप से बात हुई उनके गृहग्राम कलचा में। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि बस्तर में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आदिवासी जो संस्कृति है, जो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, इन एलिमेंट्स के खिलाफ वे लगातार अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इसके अलावा बस्तर से जुड़ी जो प्रमुख ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर भी वे संसद में मुखर रहेंगे। कांकेर से जिस प्रत्याशी का चुनाव भाजपा ने किया है भोजराज नाग, वे भी लगातार जो है वो आदिवासी संस्कृति को लेके, उसके संरक्षण को लेके लगातार काम करते रहे हैं। खुद भी पुजारी हैं, पहले एक बार विधायक भी रह चुके हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड जो है, अगर उसके चुनाव का पैरामीटर अगर देखा जाए तो काफी अलग तरीके का है। काफी महत्वपूर्ण इनपुट दिया है रजत आपने कि धर्मांतरण और हिंदुत्व ये एजेंडा है और इसी पर हमने देखा कि जो विधानसभा सीट साझा रही, वहाँ से बहुत ही कद्दावर नेता चौबे जी को, जो पिछली कांग्रेस की सरकार में काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था उनके पास कैबिनेट मंत्री का, उनको भी पराजित किया। और इसी लहर में एक ऐसे चेहरे ने जो कहीं ना कहीं दो गुटों के बीच या दो समुदायों के बीच विवाद के बाद जिन्होंने अपना पिता खोया था, उनको टिकट दिया बीजेपी ने और कमाल किया उन्होंने रविंद्र चौबे को हराकर। जी बिल्कुल। और जैसे कि ये बात करते, इसी सीट से दीपक बैज ने एक जीत हासिल की थी। बैदुराम कश्यप जो कि हारे थे बीजेपी के, उनको अब बदल दिया गया, कैंडिडेट बदल के यहाँ पर जो है महेश कश्यप को लाया गया। लेकिन दीपक बैज जिन्होंने ये जीत हासिल की, और उनका क्या कुछ कहना है, कांग्रेस का क्या कुछ रिएक्शन है, हमारे सहयोगी से बात की, आइए सुनते हैं। बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, कैसे देखते हैं आपको? दो वर्तमान सांसद, 3 महिलाएं। देखिए, हमको तो शुरू से आशंका था कि वर्तमान को रिपीट करेंगे नहीं। वो 2 तो बाल बाल बच गए और उसके बाद बेचारे अग्रवाल जी तो बलि का बकरा बना दिए। अरे ये देखिए, अब यह है कि छत्तीसगढ़, हमको पता था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पूरे एंटी माहौल है। इस माहौल में ये पुराने को रिपीट नहीं करेंगे और नए को लाएंगे, तो नए चेहरों पे नाव खेलाए। सरोज पांडे को कोरबा से लड़ा रहे हैं। अब देखो, उनके लिए तो कहीं जगह है ही नहीं, बेचारे उनको बलि बकरा होने के लिए उनको उधर ढकेल दिए कोरबा से, तो कोरबा से कांग्रेस जीतेगी। आपने चैलेंज किया था कि 9 पुराने वर्तमान सांसद को सीट देकर चुनाव में लड़ाएं। मैं तो शुरू से कह रहा था, हमें तो पता था। वो तो मैंने फिर से कह रहा हूँ ना, वो तो 2 बाल बाल बच गए, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि वो 2 का भी चांस होगा। कांग्रेस की सूची अब कब तक आ जाएगी? बीजेपी ने घोषणा कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की सूची भी जल्दी आएगी। अभी तो स्क्रीनिंग कमेटी का फिर से एक छोटी सी मीटिंग है हम लोग का 4 तारीख को। 4 के बाद सीसी के बाद कभी भी हम लोग की लिस्ट पे आएगी। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो दीपक बैज जी थे जिनका कहना है कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, हमें कोई आश्चर्य नहीं है। और उनका ये कटाक्ष भी है कि बृजमोहन जी को, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी के छत्तीसगढ़ सरकार के, कि उनको बलि का बकरा बनाने की तरफ। तो कांग्रेस का रिएक्शन उसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जी
बिल्कुल निश्चित ही, क्योंकि कांग्रेस इसी तरह का रिएक्शन देगी। फिलहाल दीपक बैज चूंकि खुद की सीट जीते हुए थे, शायद उनका रिएक्शन इस तरह से कांग्रेस के प्रति हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे महिला प्रत्याशियों को वोट जो है यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया। 3 महिला प्रत्याशी सर, और उनमें से एक महिला प्रत्याशी हैं, उनका नाम है रूप कुमारी चौधरी, और उनसे बात की हमारे सहयोगी। आइए सुनते हैं। अगर ये जिम्मेदारी मिल रही है तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, सभी आम जनता का को बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके उम्मीदों पे खरा उतरूं। निश्चित रूप से विधायक रहते, जिला पंचायत सदस्य रहते, आम जनता की लगातार मैंने सेवा की है, और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव हो पाता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कहीं पे भी अपनी क्षमता योग्यता अनुसार जवाबदारी अलग अलग देती रहती है। तो इसके लिए सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। तो चलिए, आपने देखा कि क्या कह रही थी रूप कुमारी चौधरी जी की। अगर हम बात करें, सब कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। और राजनांदगांव से संतोष पांडे जी से हमारे साथी ने जब बात की कुछ देर पहले, तो वो भी आत्मविश्वास से भरे नजर आए। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। भाजपा ने पूरे देश में 195 सीट का डिक्लेयर किया, जिसमें 34 मंत्री में छत्तीसगढ़ की बात करें 11 की 11 लोकसभा सीट। मोदी जी ने एक बार फिर संतोष पांडे राजनांदगांव लोकसभा पर भरोसा जताया। जी बताएंगे एक बार फिर आप पर भरोसा मोदी जी का? ये देश की पूरी जनता फिर से मोदी जी के ऊपर विश्वास आज कर रही है। जो काम हुए हैं वो तो ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, हमारे क्षेत्र में भी काम हुए हैं, सड़क में, रेलवे में, पेयजल में, आवास में, शिक्षा में। आने वाले में समय में जो काम है, जो और भी करणीय है, जो करना है, जो हम सब के ध्यान में है, उन सब कामों को करेंगे। 195 सीट डिक्लेयर हुई, जिसमें 11 की बात करें तो संतोष पांडे एक बार फिर रिपीट हुए। ऐसा क्या जादू था संतोष पांडे की मोदी जी ने फिर भरोसा जताया? अब वो हमारा जो हाई कमान है वो सब प्रकार का आकलन करता है, उनके तंत्र हैं, संगठन है, सर्वे के रिपोर्ट हैं, तो उनकी अपनी एक पद्धति है, और उन्होंने जो अवसर दिया मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। एक बार फिर क्या मुद्दा रहेगा, बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में माननीय मोदी जी ने जो काम किए हैं वही सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं हमारे साथ राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी थे। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किए, आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें वही बड़ा मुद्दा होगा। एक बार संतोष पांडे पर मोदी जी का भरोसा कहीं ना कहीं खरा उतरेगा। कैमरामैन नीलकंठ के साथ प्रमोद सेंडे, बंसल न्यूज़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से कई बार हिंदी के बड़े अच्छे शब्द मिल जाते हैं। करणीय, करने योग्य, अनुकरणीय से करणीय, ये भी एक अच्छा शब्द सुनने के लिए। जी अगला हम लोग को सीखने को मिलता है, इस तरह से शब्द भी नए नए आ जाते हैं। लेकिन ये निश्चित कह रहे थे कि राजनांदगांव की तरफ आप ले चल रहे हैं। और नहीं, सरगुजा में जहां पर रोशन सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनी जी। और सरगुजा से खास तौर पर चिंतामणि महाराज को टिकट दिया गया। रोशन, क्या कुछ यहाँ का समीकरण अब कह रहा है, किस तरह की समीकरण आप देख रहे हैं? क्योंकि रेणुका सिंह यहाँ पर बीजेपी की कद्दावर नेता, उनको चेंज किया गया, उनको बदल कर अब चिंतामणि महाराज को टिकट दिया गया है, तो ये किस तरह का आपको गणित दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो सरगुजा लोकसभा सीट से बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को जो है अपना प्रत्याशी बनाया है। चिंतामणि महाराज की बात करें तो चिंतामणि महाराज का जो पिता है, उनके पिता जो संत गहिरा गुरु है, उनका उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में इनके काफी अनुयायी है। यही कारण है कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए इन्हें सरगुजा लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। कई दावेदार थे सरगुजा में, लेकिन चिंतामणि महाराज को बीजेपी ने जो टिकट दिया है, कहीं ना कहीं बड़ी उसके बाद टिकट दिया गया है। और चिंतामणि महाराज से जब बंसल ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उन्हें टिकट दिया है, तो उन्होंने धन्यवाद किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो चिंतामणि महाराज जो है उनको काफी लंबा अनुभव भी है राजनीति में। वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, उसके बाद कांग्रेस में विधायक रहे, उसके बाद उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और अब उन्हें यहाँ से सरगुजा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। जी चलिए दुर्ग से बहुत शुक्रिया करेंगे सोनी जी आपका। और दुर्ग से हमारे साथी जुड़े हैं रॉबिन, अब आपकी तवज्जो इधर और आपकी प्रतिक्रिया इधर। जी
बेशक सर, बात करें तो दुर्ग से सिर्फ एक नहीं 2 टिकट कह सकते हैं। सांसद सरोज पांडे को कोरबा से दिया गया और दूसरे जो है विजय बघेल उनको रिपीट किया गया है। 2019 में अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले सांसद जो है दुर्ग से ही थे। सांसद विजय बघेल लगभग 3,91,000 मत उनको मिले थे। और मैं बता दूं, तत्कालीन जब दुर्ग लोकसभा में सिर्फ एक विधायक जो थे स्वर्गीय भसीन जी मात्र वो थे, लेकिन इस बार जो है 7 लाख विधायक है, माफ कीजिएगा 7 विधायक है। तो उनका साफ तौर पर कहना है विजय बघेल जी का कि इस बार जो जीत का मार्जिन है डबल होगा। तो लगभग वो 8 लाख से मतों से जीतने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव के बाद कैबिनेट में दुर्ग को जगह नहीं मिली, लेकिन इस बार 2 जो प्रत्याशी रहे, सांसद सरोज पांडे को कोरबा से और विजय बघेल को दुर्ग से ही दिया गया। तो कहीं ना कहीं दुर्ग के लिए एक बार फिर से गौरव की बात है। कैबिनेट में ना सही, लेकिन देश के मंदिर में सांसद जी उस पर जगह दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी। और कांकेर से जो भोजराज जी हैं, जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। ये भी सुन लीजिए, फिर हम एक टिप्पणी लेंगे सुनील शुक्ला जी की। जी, इस वक्त हम मौजूद है भोज रामदास के साथ। हम सीधा बात करते हैं भोज रामदास जी से। मैं तो अभी जो टिकट घोषित हुआ उसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मुझ जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा करके प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से आज पूरे देश में और दुनिया में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन धर्म का एक हवा चल रहा है। पूरा देश और दुनिया राममय हो गया है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। पिछले दिनों जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ उस समय भी वहाँ के ट्रस्ट ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझको वहाँ का निमंत्रण दिया था। निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी का जब वनवास काल में आए थे तो हमारे जैसे जो गिरिवासी, आदिवासी, वनवासी लोग थे उनसे नाता रहा होगा। आज भारत विश्व गुरु बनने की ओर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम कांकेर लोकसभा सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। अपनी जीत सुनिश्चित कर रहे कैमरा पर्सन के साथ कुमार बेसरा, बंसल न्यूज कांकेर। भोजराज दास जी अपनी पूरी शक्ति से ये बात कह रहे थे। और बीजेपी का ये बड़ा एक ज़बरदस्त एंगल भी है जो हम देखते हैं बार बार कि उन चेहरों पर वो भरोसा जताती है। इसी पर मैं एक रिएक्शन लूँगा सुनील जी का। सुनील जी, बीजेपी की ताकत भी यही है कि वो एक पूरी प्रणाली से गुजरती है। चुनाव प्रबंधन का एक आधुनिक मॉडल उसने हिंदुस्तान में, भारत में प्रस्तुत किया है। आप चाहे इसको जिस भी रूप में देखें, ख़ासतौर से विपक्षी दल, लेकिन उसने एक ऐसी प्रणाली बनाने की कोशिश की है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैसेज दे। आप जिन चेहरों को हमने अभी देखा है, इन चेहरों को आप कह सकते हैं कि इनके पास दिल्ली तक पहुंचने के लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं है कि दिल्ली पहुंच गई है, सीधे अपने शानदार विमान से पहुँचें, उतरें, गाड़ी एसी गाड़ी लगी मिले और बड़े नेताओं से सीधे मिल लें। बहुत साधारण और आम चेहरे हैं जो हमें दिख रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई चेहरे ऐसे हमें दिखे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम अभी कांकेर से जिनको देखा कि एक जुझारू चेहरा, और जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वही कितनी ऊर्जा से भरा हुआ और उनको उम्मीद नहीं थी जिस तरीके से। और एक जो बार बार कहा जाता है कि इसको अपन कह सकते हैं कि वाकई में हर नेता के मुंह से केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी में लगता है, और वहाँ का केंद्रीय नेतृत्व वाकई में ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे परिवार के मुखिया के रूप में काम कर रहा है जिसकी पूरे परिवार के हर सदस्य की पे नज़र है कि कहाँ किसको मौका देना है, कहाँ किसको स्थान देना है, किसको बदलना है। तो ये मुझे लग रहा है कि पूरी एक तरीके से पार्टी के अंदर, जिस तरीके से हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि नई दिल्ली में जो सुषमा स्वराज की जो बिटियां हैं, बांसुरी स्वराज को जिस तरीके से नई दिल्ली से वो उम्मीदवार बना के, और एक तरीके से एक मैसेज दिया गया है कि जिस तरीके से युवाओं को कई पे एक एकदम से नए चेहरे जो दिए गए हैं, तो उससे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं लगातार एक सतत प्रक्रिया में कि कहीं ना कहीं। सुनील जी, और आप देखें भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल उत्तर से किला लड़ाया 2 बार आलोक शर्मा जी ने, दोनों बार वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो एक ऐसी सीट से लड़े जिसके बारे में ये कहा जाता है विधानसभा की कि हारना तय है आपका।
जिस तरह का वहाँ पर एक डिवीज़न है वोटों की अगर हम बात करें, तो पार्टी ने ये मैसेज भी दिया है कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं करते हैं। अगर आपने पार्टी के कहने पर एक बेहद जोखिम भरी सीट जहां हार पहले ही तय होती है आप लड़ रहे हैं, तो हम आपका मूल्यांकन कर रहे हैं। बिल्कुल आलोक शर्मा, मुझे लगता है कि इसके प्रतीक हैं कि जिस तरीके से आलोक ने, भले चाहे उनको विधानसभा चुनाव में उनको सफलता नहीं मिली हो, भोपाल के महापौर रहे हैं, और जिस तरीके से वो लगातार जो है हमने देखा कि वो पार्टी के हर फोरम पे जो है वो सक्रिय नजर आए हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको भोपाल से लोकसभा से दोबारा से मौका देकर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि जो एक आम कार्यकर्ता जो हर परिस्थिति में पार्टी के लिए जुझारू सक्रियता के साथ में रहता है, तो पार्टी का नेतृत्व भी उसके साथ खड़ा हुआ है, और भोपाल को एक लंबे समय बाद कहा जाए कि एक लोकल उसको उम्मीदवार मिला है भोपाल लोकसभा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। और इसी के साथ हम फिलहाल यहाँ इजाज़त लेंगे, लेकिन आपको जाते जाते एक बहुत दिलचस्प खबर के साथ छोड़ जाते हैं। 195 योद्धा तैयार और नारा 400 पार। ये तो बीजेपी ने 195 कैंडिडेट्स डिक्लेयर करके अपनी मंशा, अपना कमिटमेंट दिखाने की कोशिश की है।